नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस में। सो फ्रेंड्स, आज मैं बजाज हिंदुस्तान शुगर पे डिस्कस करने वाला हूँ। डिस्कस शुरू करने से पहले यूट्यूब पे जो भी वीडियो अपलोड होते हैं, क्या वो अच्छे हैं या बुरे, उस वीडियो पे मिलने वाले लाइक्स और कमेंट्स के आधार पे डिसाइड करता है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू या नॉलेज मिल रही है तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो के आधार पे आप बाय या सेल नहीं करेंगे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो चलिए डिस्कशन में आगे बात करते हैं और कंपनी के फाइनेंशियल रेशियो को देखते हैं, जिससे हम लोग को ये क्लियर हो जाएगा कि ये स्टॉक आप लोग के पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए या नहीं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले कंपनी इनिशियल रेशियो को कुछ चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर सब, तो कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 1756 समथिंग करोड़ का मार्केट कैप है। वही इंटरप्राइज वैल्यू देखें तो 7075 समथिंग करोड़ का आपका इंटरप्राइज वैल्यू है। तो यहाँ पे बहुत लोगों को ये दिख रहा होगा और समझ में आ रहा है, जो कि देखने से ये क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर मार्केट कैप कम है और इंटरप्राइज वैल्यू ज़्यादा है। मीन्स कि ये कंपनी अभी, अगर आप पे करोगे, अभी खरीदने जाते हो पूरी कंपनी, तो आपको पैसे इतने देने हैं, लेकिन जो कंपनी मिलेगी उसकी वैल्यूएशन इतनी होगी। तो यहाँ पे देखने से लग रहा है कि तो बहुत अच्छा डील हो सकता है इसमें, और ये लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा प्रॉफिट बना दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे साफ दिख रहा है कि पैसे कम देने और हमें जो मिल रही है वो काफ़ी ज़्यादा मिल रही है, जो भी कंपनी की वैल्यूएशन है। बट ऐसा नहीं है, आगे बहुत सी चीज़ें हैं जो देख के हमें ये क्लियर होगा कि ये सही है या नहीं है। क्योंकि इंटरप्राइज वैल्यू भले ही आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिल रहा है, फ़ायदे का डील दिख रहा है, बट इस पर देख के खुश होने वाली बात नहीं है। खैर, आगे चलते हैं। पीबी की बात करते हैं तो 0.7 है। तो ये भी दिख रहा है कि बुक वैल्यू अगर देखें तो 19 रुपये 70 पैसा का है, और वही आपका पीबी देखें तो 0.7। तो यहाँ पे दिख रहा है कि प्राइस जो अभी है कंपनी का, जो चल रहा है शेयर का प्राइस, एक शेयर का, वो बुक वैल्यू से भी काफ़ी सस्ता है, काफ़ी नीचे है, और ये काफ़ी सस्ते में मिल रही है। बट इसे देख के अभी यहाँ पे खुश होने वाली बात नहीं है कि ये काफ़ी अच्छा डील हो सकता है। अभी चीज़ें आगे देखेंगे जिससे हमें क्लियर होगा ज़्यादा। फेस वैल्यू देखें तो एक है, मीन्स आगे कोई भी स्प्लिट हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिलने वाला। डिविडेंड इल देखें तो 0 है, कोई भी डिविडेंड इल यहाँ पर नहीं मिलने वाला। कैश देखें कंपनी के पास तो 82 समथिंग करोड़ का आपके पास, 82.94 करोड़ का आपका कैश है कंपनी के पास। वही डेट देखते हैं तो 5402 समथिंग करोड़ का आपका डेट है कंपनी के ऊपर। तो देखिए, डेट काफ़ी ज़्यादा है कंपनी के ऊपर, और कैश कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। मीन्स अगर कंपेयर करते हैं डेट और कैश को तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो देखिए, अब एक चीज़ देखने वाली बात है, यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि मार्केट कैप हम लोग को मिल रहा है 1756 करोड़ समथिंग यहाँ पे मार्केट कैप है। वो इंटरप्राइज वैल्यू 7075 समथिंग करोड़ का इंटरप्राइज वैल्यू है। तो आप एक चीज़ देखिए कि अगर आप ये कंपनी के लिए पे करते हो, कि कंपनी को खरीदने में अगर आप पूरे पैसे दोगे, इतने पैसे, तो आपको जो मिलेगी कंपनी इस वैल्यू पे, इस वैल्यू की मिलेगी, ठीक है, लेकिन साथ में आपको डेट भी मिलेगा। तो अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो लगभग यही आ जाता है। तो यहाँ पे आप साफ दिख रहा है, आप देखो, इसे ऐड करो, इसे ऐड करो, ठीक है, इसे ऐड कर लो, इसे ऐड कर लो, तो ये दोनों ऐड करके आपको ये मिल जाएगा, लगभग इसी के आसपास ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे साफ क्लियर दिख रहा है कि कोई फायदे का डील है नहीं यहाँ पे। तो अगर किसी को लग रहा है कि अरे ये काफ़ी अच्छा, जो यहाँ पे देखने से लग रहा था कि अरे ये तो, जो ये चीज़ देख रहे थे, दिख रहा था, ये बहुत अच्छा डील होने वाला है, यहाँ पे मिल रहा है फ़ायदे की चीज़ें, बट ऐसा है नहीं। आप देखो, डेट भी आपके साथ कर्ज भी आएगा, जिसकी वजह से दोनों इक्वल ही हैं। तो आपको फिर क्या इसमें फ़ायदे का डील दिख रहा है? तो क्लियर दिख रहा है कि कोई फ़ायदा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 24.95% है, जो कि बहुत कम है। एटलीस्ट कम से कम 40% होना चाहिए, जो कि 24 है, जो कि सही मुझे नहीं लग रहा। प्रमोटर होल्डिंग 40-45 तो ऊपर होना चाहिए। ईपीएस देखें तो माइनस है 2 रुपये, नेगेटिव। सेल्स ग्रोथ देखें तो माइनस नेगेटिव। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो माइनस नेगेटिव। आरओई देखें तो माइनस में है, 11 रुपया 47%, जो भी है माइनस में है आरओई, और आरओसीईवी आपका माइनस में। तो मीन्स यहाँ पे आप देखो, सारे कुछ यहाँ से ईपीएस, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, आरओई और आरओसीई, सब के सब ये पांचों रेशियो आपके नेगेटिव है, जो कि अच्छी चीज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है इस कंपनी में। खैर, आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, नेट कैश फ्लो देखें एक साल का, तो ये भी आपका माइनस में है। क्विक रेशियो देखें एक साल का, तो यहाँ पर भी आपका 0.62 है। अब क्विक रेशियो क्या होता है, इससे एटलीस्ट एक से ज़्यादा होना चाहिए था, कम से कम 0.8 तो होना है, 80 तो होना ही चाहिए, बट ये उससे भी कम है। एक से ज़्यादा हो तो अच्छी बात है। क्विक रेशियो क्या होता है कि छोटे अवधि में कंपनी जो कर ली उसे चुकाने के लिए कंपनी के पास कितने लिक्विडिटी है या नहीं है, ये रेशियो ये बताता है। तो ये रेशियो आपको कम से कम एक से ज़्यादा होना चाहिए, जो कि यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है, अगेन नेगेटिव, जो कि सही नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज बताता है कि लंबी अवधि में कंपनी ने जो लिए हैं कर्ज, उसे चुकाने के लिए कंपनी के पास
क्या है, कितने पैसे मीन्स अपने से प्रॉफिट से जो भी मीन्स जो रेवेन्यू जनरेट करती है उससे पैसे कितने बना पा रही है, प्रॉफिट कितने निकाल पा रही है कंपनी, और कितने पास कंपनी के पास पैसे हैं कि जो लंबे अवधि को भी चुकाने के लिए पैसे कंपनी के पास है भी कि नहीं है, या फिर वो जनरेट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। ये वो रेशियो बताता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि यहाँ पे कम से कम आपका होना चाहिए 5 से 7 कंफर्ट होता है, 10 से ऊपर हो तो बहुत अच्छी बात है, बट ये भी माइनस में है, जो कि अगेन नेगेटिव, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। वही आर ओ सी देखिए 5 साल का एवरेज निकालते हैं आर ओ सी तो 2.60 मतलब कि 2 रुपये कुछ 60 पैसे है। वही आर ओ ई देखे 5 साल का एवरेज देखते तो ये फिर से माइनस में चला गया। डेट टू इक्विटी आपका 2.28 है। अब डेट टू इक्विटी क्या होता है कि कंपनी करप्ट होने पे, बैंक करप्ट होने पे किस कगार पे, किस हालत में है, ठीक है, डूबने की किस हालत में है, ये बताता है डेट टू इक्विटी। अब ये जो होना चाहिए आपको, 1 से जितना कम हो उतनी अच्छी बात है, 0 हो तो बहुत अच्छी बात है, बट आप देख सकते हो 1 से ज़्यादा क्या 2 से भी ज़्यादा है, 2.28 है, तो अगेन नेगेटिव। कैश फ्लो देखे पर शेयर आपका तो 2.66 है, बिल्कुल कुछ खास नहीं है, बिल्कुल भी इसमें कुछ अच्छा नहीं है कैश फ्लो आपका पर शेयर आपका। सो फ्रेंड्स, अब ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है कंपनी का, PLN फाइल है। तो यहाँ पे देखते हैं नेट सेल देखते हैं कंपनी का, तो 2017 में ये था, 2018 में आपका इंक्रीज हुआ 4,399 कुछ करोड़ का आपका था ये आपका 2017 में, 18 में कुछ इंक्रीज हुआ, 2019 में इंक्रीज हुआ, 2020 में भी लगभग कुछ इंक्रीज हुआ, और 2000 आपका 21 में कुछ खास इंक्रीज नहीं हुआ, उतना ही रहा। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है ईयर बाय ईयर लगभग ठीक ठाक इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है नेट सेल। बट अगर टोटल एक्सपेंडिचर देखते हैं तो ये भी आपका इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला। खैर ये तो खर्च बढ़ेगी, अगर सेल बढ़ती है तो कंपनी को खर्चे भी बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, तो कोई वो टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पे। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे देखते हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब कंपनी का कोर बिजनेस से क्या पैसे आए कंपनी को, जो भी उसने नेट सेल या जो भी उसने रेवेन्यू जनरेट किया उससे क्या प्रॉफिट आए, तो वो देख लेते हैं। तो वो देखते हैं, तो 2017 में 851 करोड़ का समथिंग था, 2019 में 2018 में काफ़ी कम हो गया, आप देख सकते हो। अब ये देखो ध्यान देने वाली चीज़ है कि 2017 में आपका सेल तो बढ़ा, ठीक है, बट जो प्रॉफिट आना चाहिए था वो देखो 2017 के अकॉर्डिंग से कम आ गया। सेल आपका 2017 से 18 के लिए जब इंक्रीज हुआ है, लेकिन आपका प्रॉफिट नहीं आ पाया, तो देख सकते हो इसका मतलब कि काफ़ी सारे पैसे कंपनी के डूबे होंगे 2018 में, जो भी होगी या होल्ड होगी या डूब गए होंगे। खैर खैर अब यहाँ पे आगे देखो 2019 में इंक्रीज हुआ फिर से नेट सेल, और लेकिन जो प्रॉफिट आना था वो फिर से कम ही रहा। 2017 में तो सही रहा कि आपने कंपनी ने अच्छा खासा सेल जो भी किया उसके हिसाब से प्रॉफिट ये बनाया, बट यहाँ पे सेल आपकी बढ़ रही है लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट आपका इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये और कम होता जा रहा है। आपका बिजनेस जो भी है ऑपरेटिंग, जो कोर बिजनेस है, जो पैसे आने चाहिए कंपनी को वो नहीं आ रही है, जो कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, एक बहुत ही नेगेटिव चीज़ है। खैर आगे चलते हैं, अदर इनकम देखते हैं कंपनी का अदर इनकम कुछ है या नहीं है या कितना है। तो ये आपका 2017 में तो 96 करोड़ के आसपास था, 100 हो गया आपका, 2018 में इंक्रीज हुआ, हल्का सा कम हुआ, 5 करोड़ के आसपास कम हुआ, फिर ये काफ़ी कम हो गया, काफ़ी कम हो गया। तो यहाँ पे अदर इनकम ही कंपनी का काफ़ी तेज़ी से 2 साल में, पिछले 2 साल में काफ़ी कम हुआ है। इंटरेस्ट देखते हैं कंपनी का, तो कंपनी का इंटरेस्ट यहाँ पर भी कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, एक ये अच्छी बात है। बट ये इंटरेस्ट कौन सी है ये तो आगे बैलेंस एंड शीट में ही जाके अच्छे से समझ में आएगा, देखने को मिलेगा कि ये कौन सी वाली इंटरेस्ट है, छोटी अवधि वाले में है या फिर लंबी अवधि वाले में। खैर आगे चलते हैं और देखते हैं कि फाइनली देखते हैं कंपनी को नेट प्रॉफिट कितना कट कटा के फाइनली मिलता है कंपनी को। तो 2017 में माइनस में रही, 2018 में फिर से माइनस, 19 में माइनस, 20 में माइनस, 21 से माइनस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूस पिछले 5 साल से कंपनी माइनस में ही रह रही है, कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं आता हुआ देखने को मिल रहा है यहाँ पे। वहीं EPS भी देखते हैं तो पिछले 5 साल से ये भी माइनस में रहा, अगेन बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट ये फाइल यहाँ देखने को मिल रहा है बहुत ही ख़राब, बहुत ही नेगेटिव है। खैर आगे चलते हैं और ये रहा कंपनी का बैलेंस शीट। तो अब बैलेंस शीट को देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो शेयर कैपिटल देखें सबसे पहले, तो शेयर कैपिटल आपका यहाँ पर तो फिक्स रहा, चलिए अच्छी बात है कि कंपनी ने अपने शेयर कैपिटल पे कोई इंक्रीज नहीं रहा, इंक्रीज होना नहीं चाहिए, एक तरह से वो कर्ज हो जाता है। खैर ये फिक्स है तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सब सही रहा। टोटल रिजर्व देखते हैं कंपनी के पास कि कंपनी के पास कुछ रिजर्व है भी कि नहीं है। तो कंपनी के पास रिजर्व था 2017 में, 18 में कम हो गया, फिर आपका कम और हुआ 19 में,
20 में और कम हुआ और 21 में और कम हो गया। जो कि टोटल रिजर्व कंपनी का होता है वो इंक्रीज होना चाहिए ईयर बाय ईयर, और रिजर्व होना बहुत ज़रूरी भी होता है कंपनी को, और उसे इंक्रीज भी होता रहना चाहिए ताकि कंपनी इसी रिजर्व से अपने कंपनी के ग्रोथ के लिए या फिर डिविडेंड वगैरह कुछ भी खर्च के लिए यूज करती है। तो यहाँ पर कंपनी को देखा जाए तो ईयर बाय ईयर यहाँ पे कंपनी का रिजर्व कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही नेगेटिव चीज़ है। उसके बाद देखते हैं डेट की बात करते हैं, ठीक है, कंपनी पे कर्ज कितना है। तो 2017 में 5,449 समथिंग करोड़ का डेट था, जो कि 2018 में हल्का सा इंक्रीज हुआ, 2019 में कुछ कम किया कंपनी ने, 2020 में फिर से कम की कंपनी ने, और 2021 में और कम की कंपनी ने। खैर ये डेट तो कम हुई है, यहाँ पे तो एक अच्छा एक पॉइंट देखने को मिल रहा है, बट ये डेट कौन सी है वो देखने वाली बात है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटीज में मतलब कि जो लंबे अवधि के लिए कंपनी को अपने जो कर्ज लिए हैं, और लंबे अवधि का कर्ज का मतलब है कि कंपनी को इंटरेस्ट भी ज़्यादा देना होता है। तो अगर इसे देखें तो यहाँ पर 2017 में कंपनी ने 698 समथिंग करोड़ का यहाँ पे कर्ज था कंपनी के ऊपर। उसके बाद ये 18 में लगभग वही हल्का सा कम हुआ, 2019 में इंक्रीज हो गया, 2020 में फिर से इंक्रीज हुआ, और 2021 में फिर से इंक्रीज हुआ, नहीं ये कम हुआ, सॉरी 2020 में हल्का सा कम किया। तो खैर यहाँ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आया, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कभी कम कभी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ऐसा बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। तो खैर ये तो ठीक है कि यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा लंबी अवधि वाले में कर्ज में कंपनी को बहुत ज़्यादा उतना कुछ चेंजेस नहीं आया है। करेंट लायबिलिटीज़ देखते हैं कि छोटी अवधि में कंपनी ने क्या कर्ज लिए हैं, और छोटी अवधि में अगर कर्ज ज़्यादा भी होता है तो उतना परेशानी की बात नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर कंपनी को छोटे इंटरेस्ट देनी पड़ती है। तो 2017 में देखें तो 4,712 करोड़ समथिंग का ये था आपका कर्ज था, और 2018 में हल्का सा कम हुआ, 2019 में फिर से इंक्रीज हो गया, और 2020 में फिर इंक्रीज हुआ, और 2021 में फिर से इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे जो कर्ज है कंपनी पर वो करेंट लायबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। खैर यहाँ बहुत परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि ये करेंट लायबिलिटीज, लेकिन फिर भी कर्ज तो कर्ज होता है फ्रेंड्स, इसे तो पे करना ही होगा कंपनी को, चाहे वो छोटे इंटरेस्ट के साथ करे, चाहे लंबी अवधि की है तो ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ करे, बट कर्ज तो कर्ज है। खैर टोटल लायबिलिटीज़ देखते हैं कंपनी का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छा खासा कंपनी के ऊपर कम तो की है। 2017 में तो 14,336 करोड़ का था, 2018 में कुछ कम हुई, 19 में कम हुई, 20 में कम हुई, और 21 में भी कम हुई, बट फिर भी अभी भी देखा जाए तो कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज है, 13,135 समथिंग करोड़ का यहाँ पे अभी फिलहाल कर्ज दिख रहा है। बट आगे और देखेंगे कि कंपनी के पास एसेट्स क्या है, तो वो देखेंगे हैं और आगे चलते हैं। तो एसेट्स देखें तो डायरेक्ट देख लेते हैं, टोटल एसेट्स देखते हैं कंपनी का कि कंपनी के पास टोटल एसेट्स कितना है। तो अगर यहाँ पे देखें तो ईयर बाय ईयर यहाँ पर पहले तो 14,336 करोड़ का आपका था ये एसेट्स, वही 2018 में उतना ही रहा, फिर 19 में कुछ कम हो गया, 20 में कुछ कम हुआ, और 21 में फिर से और कम हुआ। तो एक चीज़ देखो आप कि कंपनी के पास जो टोटल एसेट्स है वहीं जो कर्ज आप कंपेयर करो, देखो दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक है, जितना कर्ज है कंपनी के पास वहीं पे यहाँ पे एसेट्स भी है उतना ही। तो देखो एक चीज़ अब यहाँ पे निकल के आ रहा है, आप यहाँ पे मैच कराओ देखो कि एक सही। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि अगर इतना कर्ज है तो कंपनी के पास इतने एसेट्स भी है, तो कंपनी तो अपने एसेट्स को बेच के या फिर इस तरह से देखा जाए तो चुका सकती कर्ज बहुत ईजिली, हाँ चुका सकते बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ पे देखने वाली ये बात है, कंपनी के पास ये जो फिगर दिख रहा है ये टोटल एसेट्स दिख रहा है, बट आप ये सोचो कि जो एसेट्स हैं वो कंपनी के किस किस टाइप के हैं। क्या कंपनी के पास बॉन्ड है, या कहीं कंपनी ने स्टेक ले रखा है, या फिर कंपनी के प्लांट्स हो गए, मशीनरीज हो गई, कार्स हो गए, या समथिंग जो भी इस तरह के, वो सारे कंपनी के एसेट्स होते हैं। लेकिन अब सोचने वाली ये बात है कि क्या आप देखो ज़रा कि जो मशीनरी या फिर प्लांट्स या फिर इस तरह के जो भी मशीन होंगे, ये कार वगैरह होगी, अगर वो कंपनी के पास है तो वो तो डिप्रिसिएशन में जाती है ना, वो तो डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ, वो तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू गिरती जाती है। तो आप वैसे चीज़ों को एसेट्स हो, यहाँ तो टोटल एसेट में तो सारे काउंट होते हैं, तो वैसे एसेट्स को लेके यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या फ़ायदा जिसका वैल्यू गिर रहा हो। अच्छी बात तो तब हो कि कंपनी के पास कोई लैंड हो जिसका ईयर बाय ईयर इंक्रीज होता प्राइस, कोई स्टेक हो इंक्रीज कर रहा हो, बॉन्ड हो तो इंक्रीज हो रहा हो। तो ये सारी चीज़ देखनी पड़ती है कि एसेट्स भी है तो किस टाइप के हैं। खैर वो काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग वीडियो चला जाएगा। तो फिर फिलहाल के लिए आप ये समझो
कि उतनी भी, ये तो पक्की बात है कि ये अगर इक्वल दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी के पास सारी की सारी ये जो एसेट्स होगी, ज़मीन होगी, स्टेक होंगे, बॉन्ड होंगे, या फिर कोई ऑफिस वगैरह होगी जो रेंट आ रहा होगा। ऐसा तो है नहीं। अगर ऐसा होता तो अदर इनकम पे देखने को मिल जाता हम लोग को। मोटा मोटी देखा जाए तो मुझे ये सही नहीं लगता है कि कोई अगर ये कहे कि कंपनी के पास इतने लाइबिलिटीज़ है तो इतने एसेट्स भी है, इक्वल लगभग देखने को मिल रहा है, तो ये यहाँ पे एक अच्छा डील हो सकता है इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना। मैं तो इसे नहीं समझता। खैर, अगर आप समझते हो या आपको लगता है कि ये अच्छा डील है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। खैर, अब आगे चलते हैं और कंपनी का कैश फ्लो देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये कंपनी का कैश फ्लो है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी का। मीन्स कंपनी के कोर बिजनेस से कंपनी जो भी बिजनेस की उससे क्या कंपनी को कैश मिला भी कि नहीं मिला, क्या कैश आया कंपनी को। तो 2017 में सबसे पहले देखते हैं तो 699 समथिंग करोड़ का आपको कंपनी को कैश मिला था, और वही 2018 में इंक्रीज हुआ, अच्छी बात है। 19 में और इंक्रीज हुआ, 20 में गिर गया, और आपका 21 में अच्छा खासा ये गिरा है, कम हो गया है। अगर नेट कैश फ्लो देखें फाइनली कि कंपनी के पास कैश क्या बचता है, तो 2017 में माइनस पे, 2018 में 6.30 करोड़ का कैश रहा 18 में, 19 में 15 करोड़ का समथिंग कैश वहाँ पे इंक्रीज हुआ फिर से 20 में, और 21 में फिर से माइनस में चला गया। तो यहाँ पे मूवमेंट है, फ्लक्चुएसन है, मीन्स कभी प्लस में रह रही है कभी माइनस में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट कंपनी के पास कैश फ्लो कंटिन्यूस या तो ग्रोथ करे या फिर फिक्स रहे। ऐसा ना हो कि एकदम से माइनस में चला जाए फिर प्लस में चला जाए। खैर, जो भी है, तो कैश फ्लो यहाँ पे स्टेबल नहीं है, जो कि अच्छी बात नहीं है। या तो स्टेबल हो या फिर इंक्रीज होता रहना चाहिए कैश फ्लो कंपनी का। सो फ्रेंड्स, अब मैं फाइनली इस रिव्यू जो भी हुआ, फाइनेंशियल रिव्यू हम लोगों ने किया है, इस रिव्यू के बेसिस पे मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे देता हूँ इस स्टॉक के बारे में। तो देखिए, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा, ये जो भी हम लोगों ने ये रिव्यू किया, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये आपके या किसी के भी पोर्टफोलियो में लंबे अवधि के लिए ये स्टॉक होना चाहिए। लंबे अवधि से मतलब 3 साल, 5 साल, 10 साल नहीं रहना चाहिए। छोटी अवधि के लिए चल सकता है, कुछ महीनों के लिए, साल के लिए एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है, जो कि एथनॉल की वजह से जो भी ये चल रहा है, और अच्छा खासा मूव आया भी था और अभी भी है कि आएगा। तो इस वजह से अगर कोई यहाँ पर है छोटी अवधि में, या कुछ महीनों, कुछ साल, 1 साल के लिए, कुछ 6 महीने के लिए, तो अलग बात है। बट लंबी अवधि की मैं बात कर रहा हूँ, 3 साल, 6 साल, 10 साल की बात करूँ, तो बिल्कुल भी ये स्टॉक उतने लंबी अवधि के लिए नहीं है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। क्यों? अब देखो, हम लोगों ने रिव्यू किया, अब आप देखोगे कि मार्केट कैप और आपका डेट दोनों को कंपेयर करो तो इंटरप्राइज वैल्यू मैच हो जाता है, जितना इंटरप्राइज वैल्यू है। तो बिल्कुल भी सही डील नहीं हो सकता। कुछ लोगों को यहाँ पर देखने में लग रहा होगा कि आपका मार्केट कैप इतना सस्ता मिल रहा है, स्टॉक इतना सस्ते में, कंपनी से सस्ते मिल रही है, तो अच्छी बात है, और इंटरप्राइज वैल्यू भी इतना ज़्यादा महंगा है, तो बहुत अच्छा डील है, यहाँ पे प्रॉफिट बहुत अच्छा मिल सकता है, या फिर ये डील अच्छी हो। तो मुझे नहीं लगता कि वो डील सही होगी। और दूसरी चीज़ देखें, आरओई देखें तो नेगेटिव है, पिछले 5 साल का भी देखें एवरेज तो नेगेटिव रहा, और आपका वैसे भी नेगेटिव रहा। आपका ईपीएस देखें तो वो भी नेगेटिव है। देन आपका कैश फ्लो देखें वो भी नेगेटिव है आपका। और सबसे मेन चीज़, कंपनी रेवेन्यू में जनरेट तो करी, लेकिन जो प्रॉफिट होना चाहिए, जो मेन जो कट कटा के जो प्रॉफिट मिलना चाहिए कंपनी को, वो तो पिछले 5 साल से कंटिन्यूस माइनस में शो कर रहा है। तो बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे लंबी अवधि के लिए इस स्टॉक में आपको बने रहना चाहिए। छोटी अवधि में आपको मूवमेंट मिलता है, जो भी ये एथनॉल की वजह से आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है, तो आप इससे निकल जाइए, ये मेरा पर्सनल सजेशन होगा। खैर, जो भी है, आप इस स्टॉक में या किसी भी स्टॉक में एंट्री करने से पहले इस वीडियो के आधार पर आप एंट्री नहीं करेंगे, या फिर कुछ भी बाई या सेल नहीं करेंगे। कुछ भी बाई या सेल करने से पहले आप अपने लेवल पे चेक करेंगे, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करेंगे, देन ही आप कुछ भी बाई या सेल कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये मेरी छोटी सी कोशिश आपके कुछ काम आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।